नमस्कार, मैं हूं नमिता सचदेव। आप सबका स्वागत है ग्रामीण शोधकर्ताओं पर आधारित कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रामीण शोधशालाएं। आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसे प्रतिभावान किसान से मिलवाएंगे जो अपनी जवानी के 12 बसंत सरहद की रक्षा में बिताते हैं। जी हाँ, कठिन परिस्थितियों में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के गुर वो सिखाते हैं और न सिर्फ खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं, बल्कि अपने लिए कई मेडल भी जीतते हैं। प्रतिभा से ऐसे संपन्न किसान से मिलकर निश्चय ही आपको प्रेरणा प्राप्त होगी। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आप में भी खेती का हुनर है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त ज़मीन नहीं है, तो आप आज के शोधकर्ता किसान द्वारा अपनाई गई विधि का इस्तेमाल कर एक सफल किसान बन सकते हैं और साथ साथ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनके द्वारा तैयार चौधरी बीज अनेक किसानों के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। आज के हमारे किसान शोधकर्ता हैं परमाराम चौधरी। कृषि क्षेत्र में अपने अनोखे प्रयासों और कृषि औजारों के निर्माण से पहाड़ी क्षेत्रों में हरित क्रांति के देवदूत बन चुके परमाराम चौधरी आजकल सैकड़ों युवा किसानों को प्रेरित कर और उन्हें कृषि से जुड़ी जानकारी प्रदान कर आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आजाद भारत में जय जवान जय किसान का नारा जिस बुलंदी से लगाया गया, उसे वास्तविक रूप में परमाराम चौधरी ने आत्मसात भी किया। यही वजह रही कि सेना में लगभग 12 साल की सेवा प्रदान करने के बाद वो अपनी जमीन और अपनी खेती को सींचने और फसल उगाने के कार्य में जुट गए। भारत चीन सीमा पर एक चौकस प्रहरी की भूमिका निभाने वाले परमाराम चौधरी ने अपनी कुशल कृषि तकनीक के सहारे ये साबित कर दिया कि किसान न केवल अपनी फसल से 2 गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि 4 गुना और 5 गुना ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने स्वयं की शोधपरक खेती कर न सिर्फ अपने आसपास के गांवों के किसानों को, बल्कि दूर दराज के किसानों को भी प्रेरित किया। हिमाचल प्रदेश देवभूमि तो है ही, इसे वीर भूमि भी कहते हैं। वीर भूमि का मतलब यह है कि यहाँ से फौज में सेवा देने वाले नौजवानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी बात यह कि पहाड़ों का रहन सहन इस तरह का है कि एक्सेसिबिलिटी के कारण, पहुंच ना होने के कारण, गांवों के स्तर पे सड़कें और इन मार्ग ना होने के कारण जीवन यापन का जो तरीका रहा है वो बहुत ही अपने तक सीमित रहा है। और परिस्थिति और प्रकृति ने लोगों को अन्वेषण करने के लिए, इनोवेट करने के लिए मजबूर किया है। उसका एक उदाहरण है परमाराम जी। सन 1971 में मैं फ़ौज में भर्ती हो गया था स्कूल से ही। उसके बाद फ़ौज में सर्विस करने के बाद जब मैं घर आया तो फिर उसी धंधे में जुड़ गया, जो किसानी जो ऐसे बुजुर्ग करते थे मैं भी करता हूँ, शुरू हो गया। तो सर इसमें हमें एक प्रॉब्लम आई। हमारे पास छोटे खेत है, पहाड़ी एरिया है, पथरीली ज़मीन है, बड़े ट्रैक्टर यहाँ कामयाब इतने ज़्यादा होते थे जो कि हो सकते, कोई भी टूल इसमें बड़ा जो था लार्ज स्केल का यहाँ यूज नहीं हो सकता पंजाब हरियाणा की तरह। तो उसको मद्देनजर रखते हुए दिमाग में बात आई भी क्यों ना इसका बड़े वाले का छोटा रूप किया जाए, चाहे वो कोई भी चीज़ है उसका छोटा रूप किया जाए, ताकि हम अपने इसका छोटे खेतों में यूज कर सके, पहाड़ी में चल सके। सन 1971 से सन 1983 तक पैरा मिलिट्री फोर्स में अपने अपूर्व साहस और क्षमता का प्रदर्शन कर चुके परमाराम ने अपने 12 वर्ष के कार्यकाल में चीनी सेना को कई मौकों पर धराशायी किया। कठिन परिस्थितियों में लड़ने का जज्बा और अपने अनुकूल माहौल पैदा करने की दक्षता ने उन्हें एक कुशल सैनिक के साथ साथ एक बेहतर इंसान भी बनाया। 1983 में सेना से सेवानिवृत्त हो चुके परमाराम चौधरी ने बड़ी ही कुशलता से अपने पैतृक गांव की जमीन पर खेती का काम करना शुरू किया और थोड़े ही समय में उसे एक लाभदायक कृषि में बदल डाला। उनका मानना है कि ये जरूरी नहीं कि आपके पास खेती के लिए बहुत जमीन हो तभी आप बड़े किसान बन सकते हैं या आप एक आत्मनिर्भर किसान बन सकते हैं। उनका मानना है कि यदि आपके पास थोड़ी सी भी जमीन है तो आप उस थोड़े से हिस्से पर भी उन्नत कृषि को अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं और एक बड़े किसान के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। ये मेरी सारी लोकल वैरायटी है,
ये खेत मेरा पथरीले खेत है और इसमें मैं लोकल ब्रीड धान ही लगाता हूँ। ये जो है बड़ी कम खाद में, कम इसमें पानी में और कम दिन में पक करके तैयार हो जाता है। जगह आप देख सकते हैं मैंने कंपटीशन किया और नीचे साइड मैंने हाइब्रिड लगाया खेत में, और ये मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है और पानी भी इसमें बिल्कुल कम है। पानी तो नेचुरली पानी है जो बारिश का ही है, वही पानी इसमें खड़ा है। बाकी मैंने कोई बाहर से कोई ना इस ट्यूबवेल का पानी दिया, ना कूल का पानी दिया, ना कोई किसी प्रकार का कोई भी इरिगेशन सिस्टम इसमें है। परमाराम चौधरी की खेती के तरीके जितने दिलचस्प रहे हैं, उतना ही दिलचस्प उनका व्यक्तित्व भी रहा है। अपनी युवावस्था में भारत चीन सीमा पर सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने एक तरफ चीनी सैनिकों को मात दी, तो वहीं दूसरी तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में शोधपरक खेती अपनाकर सैकड़ों किसानों की खेती की राह को आसान कर दिया। आखिर उन्होंने ये सब कुछ कैसे संभव कर दिखाया? परमाराम चौधरी ने नगदी फसलों की खेती पर ज़्यादा ध्यान दिया और इसके लिए उन्होंने खेती की वो तकनीक अपनाई जिसे पहले दूसरे किसानों ने अपनाने की आवश्यकता महसूस नहीं की थी। उनके इस प्रयास से उन किसानों को खेती करने का प्रोत्साहन मिला जिनके पास या तो खेती के योग्य ज़मीन कम थी या फिर थी ही नहीं। आइए आगे हम सब परमाराम की उस तकनीक को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। परमाराम जी ने सबसे पहले फौज में नौकरी की, फौज में अपनी सेवाएं दी और आ करके खेती के तरीकों को जो बहुत मुश्किल थे, पहाड़ों की परिस्थितियों में रेनफेड खेती करना, वर्षा आधारित खेती करना, उसके लिए महिलाओं के, क्योंकि ज़्यादा किसान हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं की खेती की ड्रेजरी को, उनके बोझ को कम करने के लिए, किसान के जीवन को सरल बनाने के लिए और इन प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए जो उन्होंने मशीनों की खोज की, मशीनों के साथ साथ बीज या दूसरे जितने भी उनके प्रकल्प हैं जिनमें उन्होंने काम किया, वो बहुत अनुशंसनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। इसके लिए भी इनको जो है वो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा समय से पहचाना गया, इनको स्काउट किया गया, इनकी खोज हुई और इनके ज्ञान का वैलिडेशन करने के बाद इसको आगे बढ़ाया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के छातर गांव के निवासी परमाराम चौधरी ने गांव के प्रधान के रूप में 2001 से 2006 तक अपनी सेवाएं प्रदान करके अपनी पंचायत में अनेक प्रकार के विकास कार्य किए, जिससे आसपास के लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। अपने कार्यों से लोगों को आकर्षित करना परमाराम का स्वभाव रहा है। उनका यही स्वभाव उन्हें एक प्रेरणादायक किसान बनाता है। इस फसल में मैंने सबके जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसी से सारी हमारी फसल की बीमारी और खाद को, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो खाद के लिए इसके लिए चाहिए रिक्वायरमेंट पौधे के लिए, वो पूरी उससे हो रही है जी। ये आप देख सकते हैं, साथ में भी खेत लगा हुआ है, हाइब्रिड है। इसमें उन्होंने हर एक किस्म की दवाई, घास मारने की, यूरिया खाद 12-32-16 सब यूज की हुई है। आप फसल में कंपेयर कर सकते हैं। खेती में अपनी गहरी रुचि होने के बावजूद परमाराम ने कभी भी अधिक से अधिक उपज बढ़ाने के लिए लालच नहीं किया और इसके लिए किसी प्रकार के हानिकारक रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हमेशा जैविक खेती पर जोर दिया और जैविक खेती को अपनाकर ही अपने कृषि कार्य की विरासत को आगे बढ़ाया। खेती के लिए पर्याप्त जमीन होने के बावजूद उन्होंने अपने बरामदे और यहाँ तक कि अपने घरों में थैलों में मशरूम के बीज उगाकर सभी को हैरान कर दिया। उनके द्वारा तैयार बीजों को किसान हाथों हाथ लेने लगे और उनकी आमदनी बढ़ने लगी। मशरूम करने के बाद जब इसकी सारी फसल हम बेच बूझ के बेले हो जाते हैं, उसके बाद इसको जो बैग है इसको बोलते थे कि कंपोस्ट गड्ढे में फेंको, भी 2-3 साल सड़ने के बाद इसकी खाद बनती है। तो दिमाग में बात आई भी क्यों कंपोस्ट गड्ढे में फेंकूं, करके देखते हैं। तो मैंने थोड़े से बैग में मिट्टी मिक्स करके और उसमें बीज डाला और 2-3 गोभी की पनीरी पौधे लगाए। बड़ी बम्पर क्रॉप आई सर। तब से लेकर के मैं मशरूम का जब सीजन ख़त्म हो जाता है उसके बाद इनको थैलों को फेंकता नहीं हूँ। जो 2 साल पुराना थैला उसमें ट्रांसफ़र इसको बदल लेता हूँ। उसके बाद उसी में सब्जी कर रहा हूँ सर। आपके सामने ही है पूरे
इसमें सर्दी में, गर्मी में, बरसात में सब्जी चली हुई है, कोई केमिकल इसमें यूज नहीं है, कोई दवाई यूज नहीं है और बहुत बढ़िया इसमें कमाई का साधन है। और मेरी जो बेकार में जो स्लैब था, लेंटर था, उसका यूज हो रहा है और इसका मैं दोबारा यूज कर रहा हूँ जी। एक ही थैले में समय के अनुकूल अनेक प्रकार की फसलों के बीज उगाने की उनकी ये तकनीक सचमुच अनोखी है। इस तरह वो एक सीजन में एक फसल के बीजों से लगभग 75,000 रुपए तक की आमदनी कर लेते हैं। इस समय उन्होंने अपने अहाते में लगभग 450 थैलों में इस प्रकार के बीज उगाए हैं। इन थैलों में मशरूम उगाए गए हैं। इस प्रकार सिर्फ मशरूम से ही उनकी 75,000 रुपए की आमदनी एक ही सीजन में हुई है। सबसे खास बात यह है कि वो ऐसी फसल एक ही कमरे में अथवा एक ही जगह में तैयार करते हैं। जब मशरूम तैयार हो जाता है तो उसकी पैदावार प्राप्त करने के बाद परमाराम उस थैले को नहीं फेंकते, बल्कि उसी थैले में वो सिल्क के बीज डाल देते हैं। इसी प्रकार मौसम के अनुसार और मिट्टी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए उपयोग में लाए जा चुके थैलों में मटर, शिमला मिर्च और मक्का जैसी फसल भी तैयार की जाती हैं। ये सारी फसलें जल्दी ही तैयार होने वाली फसलें हैं और इससे थोड़े समय में अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इतना ही नहीं, परमाराम चौधरी ने खेती की ऐसी तकनीक भी विकसित की है जिसमें अधिक पानी वाले क्षेत्रों में भी फसलों को उगाया जा सकता है। साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां मिट्टी की उपलब्धता कम है या पथरीली जमीन है, वहां भी बेहतर खेती की जा सकती है और लहलहाती हुई फसलों को देखा जा सकता है। जो भी छोटे छोटे टूल है, दिमाग में जो बातें आती रही वैसे करते रहें। और ये बड़े मेरे लिए क्या, सभी किसानों के लिए हल्के हैं, कीमत छोटी है, पेट्रोल से चलेंगे, डीजल से चलेंगे, मिट्टी तेल से चलेंगे। और सबसे बड़ी बात भी छोटे खेत में और पहाड़ी में अगर ले जाना, पीठ पे ले जाओ, रास्ते में ले जाओ, छोटे छोटे रास्ते चलेगा, काम करेगा। और इसमें सबसे फिजिकल एक्सरसाइज के लिए कोई जरूरी नहीं कोई भी योग करना, सब योग इससे हो जाते हैं। महज 7वीं पास परमाराम चौधरी ने अपनी खेती में जी तोड़ मेहनत करके न केवल नकदी फसलों के व्यवसाय में अपार सफलता पाई है, बल्कि अपने अन्वेषी और शोधपरक कार्यों से इसे एक नए मकाम तक पहुंचाया है। परमाराम चौधरी ने जैविक खेती से जुड़े नए नए तरीके अपनाकर एक प्रगतिशील किसान होने का परिचय दिया है। साथ ही खेती के अनेक सहायक उपकरणों और औजारों का विकास भी किया है। जो गाय का गोबर और गूंतर है, उससे विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे किसानों के जो आमदन है वो बढ़ेगी और उनका खर्चा जो है, खेती की लागत जो है वो कम होगी। उनमें से जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो परमानंद छात्र के किसान हैं, उन्होंने भी इस प्रकार का जो जीवामृत है वो अपने घर में बनाया हुआ है। घना जीवामृत जो है वो एक खाद के रूप में कार्य करता है और जो हमारी ज़मीन है उसकी उर्वरकता शक्ति को बढ़ाता है, तथा इसमें जो है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है। उससे ज़मीन की जो है वो दशा सुधरती है और उसमें पानी जो है उसको सोखने की क्षमता बढ़ती है और उस पौधों की जड़ों को हवा भी मिलती है। उससे पौधों का जो विकास है वो बहुत अच्छा होता है। अपने इन शोध कार्यों से परमाराम ने किसानों के लिए खेती को आसान तो बनाया ही, साथ ही कम लागत में भी बेहतर लाभ कमाने का अवसर दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए खेती के औजारों में खासकर साइकिल प्लव, फोल्डिंग प्लव, पिट खोदने के औजार, कुल्हाड़ी और कई अन्य औजार जिसे आसानी से हाथों से चलाया जा सकता है, तैयार किए हैं। ये सभी उपकरण आसानी से संचालित किए जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल कठिन भौगोलिक क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों वाली जगह में किया जा सकता है। बड़ा थ्रेशर जब आया तो क्या करता है, 60% दाने काट देता है, गुल्ली कट जाती है। ऐसा लगा भी बड़ा हमें नुकसान हो रहा था, बीज भी कट जाता था। दिमाग में बात आई, पहले एक हाथ से ही हम करते थे, पाइप से मक्की के दाने निकालते थे। बाद में फिर थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन करके 2006 में इसमें मैंने स्टैंड सून लगा करके और इसमें सारा ये सरिये लगा करके, उसके बाद इसमें थोड़ी थोड़ी हर साल नए नए मैंने करते रहते थे। अब तो सर बहुत बढ़िया पॉपुलर हो गया है और पूरे हिंदुस्तान को मेरे द्वारा बनाई गई मक्की की जो मशीनें हैं मैं सप्लाई करता हूँ।
ये जैसे जो साइकिल वाला हल है ये सबसे बेस्ट और बढ़िया है। उसके अलावा ये जो मक्की इन्होंने ऐसे घुमाया, हमारे यहाँ हिमाचल में मैक्सिमम मक्की बहुत ज़्यादा होती है और मक्की वाली जो ये मशीन है ये तो बहुत ही सुंदर है और इसका उपयोग भी मैं करता हूँ। परमाराम चौधरी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाकर एक मिसाल तो पेश की ही है, साथ ही साथ उन्होंने कृषि से जुड़े औजारों का निर्माण कर देश के किसान साथियों को एक नई सौगात भी दी। आसानी से खेती में काम आने वाले ये औजार आम किसानों के लिए भी उतने ही फायदेमंद हैं जितना कि बड़े किसानों के लिए। लगातार अपनी कठिन मेहनत और लगन से परमाराम चौधरी ने सैकड़ों किसानों का जीवन परिवर्तित कर दिया। उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आया और उनका जीवन खुशहाल हुआ। देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं ने भी उनके कार्यों की प्रशंसा की और उनके कामों को मान्यता दी। इतना ही नहीं, उन्हें राज्य और राष्ट्र स्तर पर अनेक प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। उनकी इन उपलब्धियों के बारे में आइए आगे जानते हैं। अब तक एक प्रगतिशील किसान के रूप में स्थापित हो चुके परमाराम चौधरी की ख्याति अपने राज्य के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच चुकी थी। खेती के लिए उनके खोज परख तरीके उन्हें एक वैज्ञानिक समझ वाला किसान साबित कर रहे थे, जिसकी चर्चा अन्य कृषि अधिकारियों के अलावा कृषि वैज्ञानिकों के बीच भी होने लगी। स्थानीय कृषि केंद्र के वैज्ञानिक उनकी कृषि पद्धति की प्रशंसा करने लगे और स्थानीय किसानों को खेती की ये विधि अपनाने की सलाह देने लगे। इससे न सिर्फ परमाराम का हौसला बढ़ा, बल्कि पूरे उत्साह से एक कामयाब किसान के रूप में उनका जीवन परिणत हो गया। और इतना ही नहीं, परमाराम चौधरी देश प्रेम के चलते अपनी एक किडनी दान कर चुके हैं और मृत्यु उपरांत अपनी एक आंख दान करने के लिए अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। परमाराम जी मंडी जिला के किसानों के लिए, हिमाचल के किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। इन्होंने कृषि क्षेत्र में और इससे जुड़े हुए उद्यमों में बहुत सी इनोवेटिव काम जो हैं वो किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र लगातार इनको सहयोग करता रहा है। इन्होंने छोटे किसान, मध्यम किसान, हमारे इलाके के जो हैं उनके लिए कई तरह के टूल भी विकसित किए, जो कि एक तरह से मैं ये कहूँ गार्बेज था, जो चीज़ें हमारे लिए बेस्ट थी एक तरह से, उनसे इन्होंने कई तरह के टूल्स, कई तरह के उपकरण जो थे बनाए और इन उपकरणों को न केवल ज़िला में, प्रदेश में, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने कई बार जो है उसका प्रदर्शन किया और एक इनोवेटिव फार्मर के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। जब कसी का काम ख़त्म हो गया, जब हमें बेलचे की ज़रूरत पड़ती है कसी की जगह, हमने मिट्टी को ट्राली में भरना है या टोकरी में भरना है, अच्छा इससे फरुए से इकट्ठी कर ली, फिर उसको भरने के लिए इसी फरुए का बेलचा बन जाएगा जी। इस हैंडल को खोला और इसको इधर कर लिया और ये जो इसमें है इसमें भी सॉफ्ट फिट की है और इसका ये हैंडल का काम करेगी। या बड़ी इजी हो करके आप उसको भराई का काम, चाहे ट्राली भरनी है चाहे टोकरी भरनी है, एक फरुए के बाद इसका बेलचे की जरूरत पड़ती है तो बेलचा बन जाएगा इसका सही। परमाराम चौधरी की कड़ी मेहनत और जैविक खेती के प्रति उनकी गहरी आस्था को देखकर राज्य सरकार ने उन्हें पुरस्कार देने की घोषणा की। पहली बार उन्हें वर्ष 2010 में कृषि औजार के अन्वेषण के लिए 1.5 लाख की नकद राशि प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। देश के कृषि मंत्री के रूप में शरद पवार ने वर्ष 2011 में जयपुर के एक कृषि समारोह में उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें कृषि वैज्ञानिक की उपाधि तक दे डाली और साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया। इसी प्रकार 2012 में पूसा यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। मेरा सुझाव रहेगा बाकी किसानों का भी इस तरफ आइए। पूरी खेती नहीं करनी तो एक भाग से शुरू करिए और आस्ते आस्ते पूरी खेती को हमने जहर मुक्त बनाना है। हिमाचल में हमने ये एक बीड़ा उठाया हुआ है और गर्व से कहो हम किसान हैं, जन जन की जान है, माँ भारती किसान है। वर्ष 2013 में CSK हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया। उनके कौशल और कृषि संबंधी योग्यता की सराहना केंद्र में भी हुई। इस तरह उन्हें राज्य के साथ साथ
केंद्र सरकार ने भी अनेक अवसरों पर सम्मानित किया। दूसरी अन्य संस्थाओं ने भी उनके कार्यों की प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित किया। अब तक उन्हें दर्जनों पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। अपनी सैनिक वीरता की छवि के रूप में पहले से स्थापित परमाराम चौधरी कृषि के अलावा खेलों में भी पूरी दिलचस्पी लेते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी खेलों में मौका मिलते ही भाग लेते हैं। अनेक अवसरों पर अपनी खेल प्रतिभा को दिखाते हुए उन्होंने अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। आज हमारे हिमाचल प्रदेश में इसमें प्राकृतिक खेती के लगभग 17,000 किसान ट्रेंड है और आगे हमारा प्रयास रहेगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश को हम प्राकृतिक खेती पर ही निर्भर करें ताकि इसका कोई दुष्प्रभाव खाने वालों को नहीं पड़े, अच्छी कीमत मिले और मिल रही। परमाराम चौधरी एक ऐसे किसान हैं जो हर परिस्थिति में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते आए हैं। आज के हमारे ग्रामीण शोधकर्ता परमाराम चौधरी ने जिस बहादुरी से भारत चीन सीमा पर दुश्मनों को मात दी, बिल्कुल उसी बहादुरी से उन्होंने कठिन परिस्थितियों वाले क्षेत्र में उन्नत खेती को अपनाकर एक प्रगतिशील